अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। BHEL एक कंपनी है जिसके बारे में देखने के लिए रिक्वेस्ट की गई थी। BHEL जो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड कंपनी है, उसको तकरीबन मैं 10 साल पहले जब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था तब बहुत अच्छी कंपनी थी और बहुत ज़्यादा मैं इसमें शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करता था। एक दो महीने के लिए या फिर 1 महीने के लिए या फिर 2-3 हफ्ते के लिए या फिर उससे बढ़ के, और बहुत अच्छे उस पर रिटर्न्स मिलते थे एक टाइम पे। लेकिन अभी रिसेंटली मेरे ट्रैक पे नहीं था। आज रिक्वेस्ट करने की बेसिस पे मैं इसको देखा हूँ, मैं आपसे शेयर करता हूँ सर स्क्रीन। तो अभी मैं देख रहा हूँ तो ये आप यहाँ पे देखिए, इसका करंट प्राइस 65 है, जबकि बुक वैल्यू 74 है। यानी कि जो उसकी बुक वैल्यू है उससे भी कम प्राइस में मार्केट में बिक रहा है, चल रहा है इसका प्राइस। यानी कि प्रीमियम की बात तो दूर, जो बुक वैल्यू है वो भी नहीं मिल रही है, उससे कम प्राइस में ही जा रहा है 65। और आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ों में इन्वॉल्व है ये BHEL। इसमें बहुत ज़्यादा इंजीनियरिंग में, कंस्ट्रक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में, मशीन्स और ट्रांसपोर्टेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, ऑयल एंड गैस, इवन डिफेंस वगैरह में ये, इनके लिए भी ये कुछ आइटम्स बनाते हैं, डिफेंस वगैरह के लिए भी। तो बहुत ज़्यादा इनका पास एक्टिविटीज़ हैं और बहुत अच्छी पुरानी फेमस कंपनी है। लेकिन इसका अगर आप चार्ट देखें तो ये आपका चार्ट है 1 साल का। 1 साल पहले ये थी 30-35 के आसपास, जबकि आज ये बढ़ के 60 पे जा चुकी है। यानी कि तकरीबन ये 100% ज़्यादा उसका प्रॉफिट रिटर्न्स हो चुके हैं पिछले 1 साल में। लेकिन अगर आप इसके और नीचे आएँ और यहाँ पे देखें कि पीई रेशियो तो उसका कुछ मेंशन ही नहीं किया है, क्योंकि बुक वैल्यू से भी नीचे इसका करंट प्राइस चल रहा है, इसलिए इसका पीई वगैरह रेशियो कुछ मेंशन नहीं किया है। यहाँ पे देखिए, इनके यहीं पे मसला है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है ना, वो अगर आप देखें तो पहले सारा प्रॉफिटेबल था, बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल था। 177 करोड़, फिर 144, 2018 की बात कर रहा हूँ मैं, फिर 19 पे भी 1300 करोड़ तक गया। फिर उसके बाद से एक डाउन हुआ, फिर थोड़ा प्रॉफिटेबल हुआ, लेकिन तकरीबन मार्च से आप देखें 2000 से, यानी जब से पैंडेमिक शुरू हुआ तब से तो ये फिर बहुत ही नेगेटिव रिटर्न इसके जा रहे हैं। अभी भी अच्छा खासा नेगेटिव रिटर्न में है। यानी कि जितना इनके सेल्स है ना, उनके एक्सपेंसेस उससे बढ़ करके हैं ग्रॉस प्रॉफिट लेवल पे। यानी कि जो मेन एक्सपेंसेस हैं वही है, उसके बाद जो उनके दूसरे अदर एक्सपेंसेस आते हैं वो नीचे पे आप देख सकते हैं, इंटरेस्ट है, डिप्रिसिएशन है वगैरह, वो सब मिला करके उनका लॉस और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर नेट प्रॉफिट हम देखें तो पहले नेट प्रॉफिट में थी कंपनी, लेकिन अभी पिछले तकरीबन 4-5 क्वार्टर से ये सब नेगेटिव ही चल रही है। ओके। और अगर यहाँ पे आपके देखें, इस अगर ईयर बाई ईयर वाइज देखें तो 2019 तक तो ठीक थी, लेकिन मार्च का साल और खासतौर पर ये साल भी इनका बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। तो हालांकि इनके पास रिजर्व्स वगैरह बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन पिछले 1-2 साल से इसका परफॉर्मेंस एज पर द एक्सपेक्टेशन नहीं है, बल्कि बहुत नीचे जा रहा है। तो ये फंडामेंटली इसमें बहुत ज़्यादा मसले भी रिसेंटली आ चुके हैं मार्केट में। तो आप ऐसे शेयर्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना आपके लिए सही नहीं है। अलबत्ता शॉर्ट टर्म के लिए कुछ इन्वेस्ट करें और जहाँ पे कुछ रिटर्न आने के चांस है तो रिटर्न ले निकल जाए, ये वाली स्ट्रेटजी इसके ऊपर कर सकते हैं। लेकिन वो भी कब करेंगे आप? तब करेंगे जब का इसका प्राइस अच्छा खासा कम हो। अभी आप देखिए, अगर मैं आपको बताऊं तो 5 साल से बढ़ के वाला प्राइस, जब मैं इसमें एक्चुअली ट्रेड किया करता था एक टाइम पे, तो बहुत अभी तो 5 साल पे रखा, उससे पहले भी करता था मैं, ये देखिए इसकी प्राइस 110 के आसपास थी। तो 80-70 पे ले सकते थे इसको, 100 प्लस पे निकाल सकते थे, वो रेंज में शेयर चलता था। लेकिन अभी चूंकि इसका प्राइसेस, इसके प्रॉफिट बहुत कम आ रहे हैं, इनफैक्ट नेगेटिव है, लॉसेस आ रहे हैं 2 साल से, तो ये अभी इसका पैटर्न बिल्कुल बदल चुका है। आप उसको 60-70 पे लेना आपके लिए ज़्यादा रिस्की है। अगर जो वैसे जो 1 दिन 2 दिन की जो ट्रेड्स देखते हैं, चार्ट देखते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग जो करते हैं, उनके हिसाब से ये अभी भी शेयर 72-75 तक जा सकता है। क्योंकि इसमें भी मोमेंटम आ रहा है, लोग इसको खरीद रहे हैं। हालांकि फंडामेंटली ये एक स्ट्रॉन्ग कंपनी थी, पिछले 2 सालों से उसके इश्यूज बढ़ रहे हैं, इसमें ज़्यादा लॉसेस आ रहे हैं, लेकिन फिर भी इसके बावजूद जो इंट्राडे करते हैं वो लोग ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए, 1-2 दिन के लिए, और फिर वो 60 पे लेंगे और 70-75 पैसा निकाल देंगे। चूंकि बहुत कम प्राइस वाला शेयर है तो ज़्यादा क्वालिटी मिलेंगे, और निकाल देंगे तो अच्छा उससे उनको प्रॉफिट मिलने के चांसेस हैं, और वो चल भी रहा है। लेकिन ऐसे शेयर्स में मेरी एडवाइस ये है, बेहतर ये है कि उनको उस वक्त खरीदा जाए जबकि बहुत ही कम वैल्यू पे आ जाए, जैसे कि ये 40 पे भी आ जाता है, 30 पे भी आता है। पर 30 से भी नीचे चला गया था पैंडेमिक के टाइम पे। अब शायद 30 के नीचे तो ना जाए, लेकिन ये जब आपको 40 के आसपास आ जाएगा, 50 के आसपास भी आ जाएगा,
तो वैसे टाइम पे लेकर के 10-20 रुपए बढ़ने के बाद उसमें निकाल सकते हैं। तो अगर वहां पे लेंगे तो आपके पास रिटर्न्स आने के, रिवार्ड्स आने के स्कोप ज्यादा रहेगा और नीचे गिरने का स्कोप कम रहेगा, अगर आप इसको 40 या 50 के आसपास लेते हैं। अगर आप 60 के आसपास लेते हैं, 60-70 के आसपास, तो ऊपर बढ़ने का चांस कम रहेगा और नीचे गिरने का ज्यादा होगा। तो इसको कहते हैं रिस्क टू रिवार्ड रेशो। तो ये प्राइस पे रिस्क टू रिवार्ड रेशो का सही नहीं है मेरे हिसाब से। तो उसको बेहतर है अभी ना लें। और जब अगर उसका प्राइस आने वाला क्वार्टर भी कम रहा और कभी गिर गया, तो उसको जब लेकर रख सकते हैं, फिर आने वाले कुछ क्वार्टर्स में तो फिर वो उसको बढ़ने की उम्मीद रहती है। लेकिन यहाँ पे अभी रिस्क टू रिवार्ड रेशो इसका मैच नहीं कर रहा है। और आप यहाँ देखिए, इनके फायदे कम बता रहा है कंपनी के और लॉसेस ज्यादा बता रहा है। तो लॉसेस द सेंस प्रॉस कम है, कौन ज्यादा है। स्टॉक अपने बुक वैल्यू से भी कम, यानी कि 0.88% पे काम कर रहा है। अपने बुक वैल्यू का जो बुक्स के हिसाब से जो वैल्यू है उससे भी कम पे ये ट्रेड कर रहा है। और ये बात पे गौर कीजिए, कंटीजेंट लायबिलिटीज है 8,118.47 करोड़, यानी कि उनके पास कुछ 8,000 करोड़ की लायबिलिटी है जो कि बैलेंस शीट पे नहीं है। कंटीजेंट का मतलब वो होता है कि जो बैलेंस शीट पे आपको लायबिलिटी नजर नहीं आती है। कंटीजेंट ये 8,000 है। ये आपके गालिबन बैलेंस शीट में आपको नजर नहीं आएगी। तो इस एनुअल रिपोर्ट में आके आपको देखना पड़ेगा कि एक्चुअल इसका नेचर क्या है। जनरली कोई कोर्ट केस होता है या कोई लायबिलिटी होती है, कोई क्लेम होता है कंपनी के ऊपर जो कंपनी को पे करना होता है, जिसके लिए कोर्ट में केस चलता होता है। अगर ये केस हार जाती है तो कंपनी ये 8,000 करोड़ पे करेगी। पता नहीं कौन सी पार्टी है जिसके लिए लायबल है। एनुअल रिपोर्ट में जाकर देखेंगे तो आपको डिटेल में पता चल जाएगा। लेकिन ये एक रिस्क इनके पास है कि अगर कोई कोर्ट केस इनके पास चल रहा है और 8,000 का इनके पास एक्सपोजर है उस केस में, अगर ये हारते हैं तो उनको 8,000 करोड़ देने पड़ेंगे। एक तो 2 साल से लॉस मेकिंग है, इसके ऊपर से ये भी एक मसला है। तो ऐसे केसेस में बेहतर है कि आप इसको अवॉइड करके चलें। और जब अच्छे नीचे बहुत ही कम प्राइस पे आता है तो 40 के आसपास बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन होगा लेके रखने के लिए। फिर वो आगे चल के बढ़ने के चांसेस उसमें हो सकते हैं अगर इनका परफॉर्मेंस फिर से अच्छा होना शुरू हो जाए तो फिल वक्त इस लेवल पे इसको बेहतर अवॉइड करें। और जैसे व्हाट्सएप ग्रुप पे कहा गया था कि इसके ताल्लुक से कोई इकोनॉमिक टाइम्स में न्यूज़ भी आई है, क्योंकि मैं शेयर फॉलो नहीं कर रहा था, न्यूज़ मेरे सामने से नहीं गुजरी है। लेकिन वो न्यूज़ पे भी नज़र रखें और इसको फिल वक्त के लिए अवॉइड करें। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, ये स्कैनर वेबसाइट पे यहाँ पे जाने के बाद आपको फर्स्ट टाइम ये लॉगिन पासवर्ड पूछता है। जब आप उसको लॉगिन पासवर्ड देंगे, आप अपने गूगल मेल से या फेसबुक अकाउंट से भी लॉगिन वगैरह कर सकते हैं। अपना जीमेल, हॉटमेल जो भी है, एक बार आप उसको लॉगिन डिटेल्स दे देंगे तो फिर आपको ये थोड़ा और ज़्यादा फैसिलिटीज देना शुरू करता है। जैसे कि ये हो गया वॉच लिस्ट अपडेट। जैसे कि हम सपोज बीएचएल, या मैंने अभी जो थोड़ी देर पहले 4 फार्मा कंपनीज बताए थे इस वीडियो से पहले वाली वीडियो में, तो आप उनको न्यूज़ को ट्रैक करना चाहते हो तो आप यहाँ पे जाइए और यहाँ पे नाम लिखिए, विनती ऑर्गेनिक्स। ठीक है, इस तरीके से ये डन कर दीजिए, ये ऐड हो जाएगा। तो विनती ऑर्गेनिक्स से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है फिर आपको वो यहाँ आ जाना शुरू हो जाएगी कि ये विनती ऑर्गेनिक्स में क्या क्या चल रहा है। तो इस तरीके से आपको ट्रैक रखने में और न्यूज़ देखने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो स्पिनर के वेबसाइट का ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं बगैर पे करके। जो फ्री फैसिलिटीज है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर आप इसको फिर पेमेंट वाला ऑप्शन देते हैं तो और ज़्यादा आपको फैसिलिटीज मिल सकता है। तो ये चंद चीज़ें थी बीएचएल के ताल्लुक से आपसे शेयर करनी थी। और उसके साथ आप लोग मुझे बताएं कि आपका डीमैट अकाउंट का स्टेटस क्या है, क्या वो खुला है कि नहीं खुला है, कुछ मसले हो रहे हैं। अगर खुला है तो क्या आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया है, कौन से शेयर्स लिए हैं, ताकि पता चले कि एग्जैक्टली आप लोगों का स्टेटस क्या है। उस हिसाब से फिर हम कोई सेशन करके उस चीज़ को देख सकते हैं कि अगर कुछ मसले आ रहे हैं तो क्या मसले हैं। अगर डीमैट अकाउंट आपको ऑपरेट करने का देखना चाह रहे हैं एक बार कि कैसे ऑपरेट करना है, तो वो भी इसमें बता सकते हैं। तो अगर आप मुझे बताएंगे आपका स्टेटस क्या है तो फिर उसके हिसाब से हम आगे का प्लान करेंगे। और मीनवाइल मैं जो वीडियोस बना रहा हूँ वो आप उसको देखते रहिए। कुछ हैं अभी लेने के हैं, कुछ हैं ट्रैक करने के, वापस में उनको ऐड करके उनको ट्रैक करने के हैं। और अभी फिलहाल मार्केट भी बहुत ज़्यादा नहीं चल रही है। एक्सपेक्ट है कि शायद थोड़ा सा टाइम ले, इसके बाद में फिर 16,000 तक जाने के चांसेस हैं, ऊपर उठने के चांसेस हैं मार्केट के। तो जब आपको मार्केट डाउन हो या जब नीचे जा रही हो तो आपके पास मौके अच्छे रहते हैं खरीदने के। तो उस बात पे नज़र रखें कि ऐसा ना हो कि मार्केट आगे बढ़ जाए फिर आप उसके बाद में आप शेयर्स जब हाथ से निकल जाए तो फिर खरीदना सही नहीं आता। फिर कुछ नए शेयर ढूंढने पड़ेंगे या फिर शेयर्स
तो नीचे आने का वेट करना पड़ेगा। तो आप अपने जो स्टेटस है मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, और या व्हाट्सएप ग्रुप में बता तो उसमें बता सकते हैं। और इसके अलावा आप कुछ शेयर्स हैं जो डिस्कस करना चाह रहे हैं तो फिर उसका भी मुझे नाम लिख के बताइए। चलिए, कुछ और मैंने इसमें ऑलरेडी ऐड करके रखे हैं लिस्ट में। मैं जैसे टाइम मिलता है आपको फिर शेयर्स के बारे में बताता हूँ। अभी मैं थोड़ा छोटे वाले प्राइस वाले शेयर्स बता रहा था, लेकिन इंशाल्लाह आगे चल करके अच्छे तमाम किस्म के शेयर्स जो लार्ज कैपिटल में से होंगे, मिड मिड में से होंगे, स्मॉल कैप कंपनी से होंगे, तो सारे टाइप के कंपनीज में से हमको हमारा पोर्टफोलियो में एलोकेशन रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि सारे हम ग्रोथ वाले स्टॉक और लॉन्ग टर्म वाले लें या फिर सारे शॉर्ट टर्म वाले लें। तो हम दोनों का मिक्स मिला करके हमको चलना चाहिए। तो मैं दूसरे स्टॉक को इंशाल्लाह आगे कवर करूंगा। जज़ाकल्लाह खैर। प्लीज शेयर दिस वीडियोस।